सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। साथियों, आज मैं आपके बीच में फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिन प्रतिदिन घटनाक्रम चल रहा है, बदल रहा है। एक एक करके आपके सामने बहुत सी ऐसी चीजें आती चली जा रही हैं कि आप भी हैरान जरूर होंगे कि क्या हालत हो रही है, कैसे सब कुछ चल रहा है। अभी एक जजमेंट इस विषय पर आया है, परसों ये जजमेंट आया है, और यह है बॉम्बे हाई कोर्ट की जो औरंगाबाद में जो बेंच है, उस बेंच की जो डिवीजन बेंच है, डिवीजन में यानी 2 जजेस की जो बेंच है, उस बेंच ने यह फैसला दिया है। और उस बेंच में जो जज हैं वो टीवी नलवाडे साहब हैं, जस्टिस टीवी नलवाडे साहब और जस्टिस एमजी सेवलिकर साहब। आपके माध्यम से इन दोनों महान, सच्चे और अच्छे जजेस को अपनी तरफ से नमस्कार करता हूं। क्यों ऐसे जजेस भी आज देश में हैं जो कभी भी न्याय के हक में फैसला करने में झिझकते नहीं हैं, डरते नहीं हैं, और न्याय को जिंदा रखने के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। जस्टिस टीवी नलवाडे और जस्टिस एमजी सेवलिकर ऐसे ही जजेस में से हैं जिन्होंने वाकई में अपने जजमेंट के माध्यम से दिखाया है कि न्याय कभी मर नहीं सकता, न्याय हमेशा जिंदा रहेगा, और सच के हक में बोलने वाले और काम करने वाले इस देश में हमेशा रहेंगे। जो एक घटिया राजनीति चल रही है, जो धर्म और जाति की राजनीति चल रही है, इस देश को बर्बाद करने की जो राजनीति चल रही है, उसके खिलाफ हमेशा पूरी ताकत के साथ में वो खड़े रहेंगे। ऐसे जज हैं, उन्होंने ये सिद्ध करके दिखाया है। और जो फैसला है वो तबलीगी जमात से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो विदेशी लोग हैं, जो यहां मरकज दिल्ली में आए हुए थे अपने धार्मिक कार्यक्रम में, और यहां पर आए हुए थे इस देश में घूमने, इस देश की सभ्यता संस्कृति को जानने, इस देश की परंपराओं को जानने, इस देश के रहन सहन और खान पान को जानने, उन लोगों के, उन विदेशी लोगों के खिलाफ जिस तरह से यहां की राज्य सरकारों ने और यहां की केंद्र सरकार ने जो नंगा नाच किया बेशर्मी का, उनको, उन बेगुनाह लोगों को जेलों में डालने का और दुनिया भर में भारत की सम्मान को, भारत की इज्जत को मिट्टी में मिलाने का, उसके खिलाफ जस्टिस टीवी नलवाडे जी और जस्टिस एमजी सेवलिकर ने बहुत ही कहा है कि तबलीगी जमात को जो टारगेट बनाया गया, तबलीगी जमात के जो लोगों को, जो विदेशी लोग हैं, उनको जो टारगेट बनाया गया, वो बहुत जानबूझकर पॉलिटिकल एजेंडा के तहत बनाया गया और उन्हें बलि का बकरा बनाया गया। यह शब्द इस्तेमाल किया है कोर्ट ने कि उन्हें बलि का बकरा बनाया गया। और सरकार ने बलि का बकरा क्यों बनाया गया? क्योंकि सरकार की लापरवाही थी, केंद्र सरकार की सबसे बड़ी लापरवाही थी, और उसके बाद जो बाकी राज्य सरकारें हैं उनका कहीं ना कहीं फेल्योर था। इसलिए उनको एक बलि का बकरा चाहिए था ताकि अपनी नाकामियां, अपना निकम्मापन, अपनी गलतियां, अपना जो असफलता है, उनको किसी पर थोपा जा सके और लगाया जा सके कि हमारे यहां जो भी कुछ हो रहा है वो इनकी वजह से हो रहा है, ये है उसके लिए जिम्मेदार। ये सब कुछ वो राजनीतिक कारणों से जानबूझकर किया गया और इन विदेशी लोगों को
और इनके बहाने मुस्लिम्स को टारगेट किया गया। वो पूरा जजमेंट जो है, मैं उसके कई पार्ट आपको सुनाऊंगा जो बहुत जरूरी है, जिससे आपको पता लगेगी कि कोर्ट ने कितनी बढ़िया कितनी तरीके से ऑब्जर्वेशन दी है। जो ये मुकदमा है ये महाराष्ट्र सरकार का है कि महाराष्ट्र की पुलिस ने जो विदेशी लोग जो मरकज में आए हुए थे दिल्ली में, तबलीगी जमात से जुड़े हुए जो लोग थे, उन लोगों को पकड़ा। ये 29 एफआईआर इन लोगों के खिलाफ में की गई। उन 29 एफआईआर को कोर्ट ने खत्म किया। बंबई हाई कोर्ट की जो औरंगाबाद बेंच है, उसके डिवीजन बेंच ने इन 29 एफआईआर को खत्म किया और इस पर जो मुकदमे हैं उन मुकदमों को खत्म किया। और बहुत बड़ी है कि हम देवों की बात करते हैं, क्या हम वाकई में आज अतिथि देवो यानी जो हमारा इस तरह से हमें सेवा करनी चाहिए, हम क्या उस मानते हैं? ये जो परंपरा हमने बनाई है कि अतिथि हमारा भगवान है, उन परंपरा केवल नौटंकी है, ड्रामा है। हमें करना क्या था और हमने किया क्या, वो सारी बातें कोर्ट ने कही हैं। और कोर्ट ने जिस तरह से झाड़ लगाई है, जिस तरह से सरकारों को आईना दिखाया है, वो एक काबिल तारीफ है। मैं इसमें से कुछ चीजें हैं जो आपको बताना जरूर। महाराष्ट्र की जो पुलिस है, उस पुलिस ने जिस तरह से जो केस बनाया, केस किस किस सेक्शन उसमें बनाया है, कानून के अंतर्गत इंडियन पिनल कोड आईपीसी की धाराओं के अंतर्गत बनाया गया है। महाराष्ट्र पुलिस एक्ट 1951 का है, उसके अंतर्गत मुकदमा बनाया। महाराष्ट्र कोविड-19 मेजर्स एंड रूल्स 2020 उसके तहत बनाया है। एक बनाया है पेंडेमिक डिजीजेस एक्ट, यानी महामारी की जो बीमारियां हैं उनके तहत जो कानून है 1897 का, अब का नहीं, 1897 का कानून, उसके तहत इन्होंने मुकदमा बनाया उन पर। फॉरेन एक्ट यानी विदेशी कानून 1946 का जो है उसके तहत इन पे मुकदमा बनाया। और एक ये बनाया है डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदाओं से संबंधित जो है उसके तहत 2005 का कानून है, उसके तहत इन्होंने मुकदमा बनाया। इस तरह से इतने कानूनों के तहत इन विदेशी जो लोग जो इनके खिलाफ इनको जेल में भेजा गया और केस इनके खिलाफ करे गए। वो मैटर कोर्ट के सामने पहुंचा। और एक चीज और बता दूं, ये वही कोर्ट है, ध्यान रखिए, इसी कोर्ट ने, इन्हीं दो जजेस की कोर्ट ने, जस्टिस टीवी नलवाडे साहब और जस्टिस एमजी सेवलीकर साहब, इन्हीं जजेस की बेंच ने जब सीए एनआरसी के अगेंस्ट में आंदोलन चल रहा था तो धारा 144 लगाई गई थी और धारा 144 में उन लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनको धरने पर नहीं बैठने दिया गया। धारा 144 के विषय में जो है इन्होंने कहा जो कि सीए आंदोलन के विषय में कि सीएए का जो आंदोलन है वो एंटी नेशनल नहीं है, एंटी सीए आंदोलन एंटी नेशनल नहीं है, ये इन्हीं जजेस ने कहा था। और धारा 144 को वहां पे हटाया था, जो उसके तहत लोगों को परेशान किया जाता, उसको खत्म किया था। यही वो जज हैं। और इन जजों ने कहा कि जब ये कह रहे, महाराष्ट्र की जो पुलिस है ये कह रही कि भाई ये तबलीगी जमात के जो लोग मरकज से आए, इन लोगों ने यहां आके बीमारी फैलाई और इन लोगों ने जो वीजा कानून है उस वीजा कानून का उल्लंघन किया। और इन्हें जब कहा गया कि भाई तुम, जब अनाउंस किया गया कि अगर कहीं भी कोई लोग हैं जो वहां से आए हैं वो अपने आप सामने आ जाए, नहीं आए, तब इनको जो है मस्जिद से पकड़ा गया। मस्जिद से के जो लोग हैं मैनेजमेंट के मस्जिद के, उनको भी 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस तरह से इन्होंने ये सारी जो मतलब गुंडागर्दी, एक तरह से मैं शब्द इस्तेमाल करूंगा, ये की है, उसके ऊपर ये जजमेंट है। तो कोर्ट ने कहा है कि तुम जिस वीजा कानून की बात कर रहे हो, कहीं इन्होंने नहीं इसका उल्लंघन किया। इन्होंने तो बल्कि इनके जो वकील साहब हैं, जो तबलीगी जमात के जो वकील साहब हैं, उन्होंने बाकायदा कहा कि हम पे ये कहीं भी नहीं था। कानून, वीजा कानून के तहत भी अगर देखा जाए
तो क्या हमें जाके उनको बताना है? किसी को बताने की हमें जरूरत नहीं थी, लेकिन उस सब के बावजूद भी, ना कोई बंदिश होते हुए भी, हमने जब वहां पहुंचे तो वहां के जो जिले के पुलिस एसपी हैं, एसपी पुलिस को हमने बताया कि भाई इस तरह से हम वहां से आए हैं, ये लोग यहां पर ठहरे हैं। और वो लोग मस्जिद में क्यों ठहरे? मस्जिद में क्योंकि उस समय जब 23 तारीख के बाद में 22 का पहले लॉकडाउन हुआ एक दिन का, फिर 23 को और 24 को एक घोषणा कर दी गई। तो जब लॉकडाउन हो गया तो सारे होटल बंद हो गए, लॉज बंद हो गए, धर्मशालाएं बंद हो गई, सब कुछ बंद हो गया। तो फिर उस मस्जिद में इनको स्थान दिया गया, ये लोग मस्जिद में रहे। वहां से इनको गिरफ्तार कर पे इन पर आरोप लगाया गया कि ये यहां पर कोविड-19 यानी कि ये यहां पे कोरोना फैला रहे हैं, ये वीजा नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। इस तरह से इन पे आरोप लगाए गए। उसके विषय में जजमेंट दिया। तो कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दी मैं उसे पढ़ना चाहूंगा इंग्लिश में, फिर इसका हिंदी में भी बताऊंगा, बताना बहुत जरूरी है। कोर्ट ने कहा, द अफोरसेड मटेरियल प्रोड्यूस्ड ऑन रिकॉर्ड shows that even under recent update manual of visa, there is no restriction on foreigners for visiting religious places and attending normal religious activities like attending religious discourse। यानी कि जो ये सबूत पेश किए गए हैं, कोर्ट को दिखाए गए हैं, और जो बिल्कुल ताजा ताजा यानी रीसेंट जो वीजा का मैनुअल है, कानून है, वो कहीं भी ऐसी बंदिश नहीं लगाता विदेशियों पर कि वो किसी भी धार्मिक स्थान पर जा नहीं सकते, घूम नहीं सकते, और वहां की जो नॉर्मल जो कार्रवाइयां होती हैं उनमें भाग नहीं ले सकते। जैसे धार्मिक उपदेश वगैरह हो रहे हैं उसमें भाग नहीं ले सकते। इन सब में कहीं भी रोक नहीं है वीजा कानून के तहत, जो इस समय जो पूरी तरह से अपडेट है। ऑर्डिनरीली ए टूरिस्ट इज नॉट expected to follow the procedure laid down in para 19.8 if he does not want to preach the religious ideologies। मतलब कहने का यह है कि किसी भी मतलब सामान्यतः कोई टूरिस्ट है उससे इस बात की उम्मीद नहीं की जाती कि जो पैरा 19.8 में जो नियम दिए गए हैं वीजा कानून के में उनको फॉलो करे। अगर वो कहीं पर कोई धार्मिक जो आइडिया है उनको सिखा नहीं रहा है, उनको पढ़ा नहीं रहा है, उनको समझाने उसकी कोई जरूरत नहीं है, उपदेश नहीं दे रहा है, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जबरदस्ती उन्हें कहा गया कि इन्होंने तोड़ा, और ये धर्मांतर कराने की बात कर रहे थे, ये इस्लाम के लिए काम कर रहे थे, इस्लाम को यह सिखा रहे थे। तो इस्लाम को सिखाना कोई गुनाह थोड़ा ही है। हां, तब कोई बात आप कह सकते हो कि कोई जो लोग हैं बाहर के, जो लोग हैं जो इस्लाम से अलग धर्म के लोग हैं, उनको इस्लाम धर्म में परिवर्तित कर रहे हो, तब की तो बात है, ऐसा तो कुछ नहीं है। कोर्ट ने बहुत जबरदस्त तरीके से आगे ये सारी की सारी चीजें कही भी हैं। और एक बात बहुत बढ़िया कोर्ट ने कही है जिसको जानना बहुत जरूरी है, और मैं वो उसके शब्दों में ही जो कोर्ट ने एग्जैक्ट में कहा है वो मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा साथियों। बहुत बढ़िया बात वो उन्होंने कोर्ट ने की है। द मटेरियल ऑन रिकॉर्ड शोज दैट तबलीगी जमात इज नॉट ए सेपरेट सेक्ट ऑफ मुस्लिम। यानी कि तबलीगी जमात मुसलमानों को कोई अलग से ऐसा संगठन नहीं है, कोई अलग से कोई उनका सेक्टर नहीं है। जो रिकॉर्ड दिखाया गया उसके अनुसार यह शो होता, बट इट इज ओनली मूवमेंट फॉर रिफॉर्मेशन ऑफ रिलीजन। ये केवल जो धर्म है उससे सुधार का एक आंदोलन है। तबलीगी जमात जो धर्म है उसमें सुधार का एक आंदोलन है। एवरी रिलीजन हैज रिवॉल्व्ड over the years due to reformation, as reformation is always necessary due to changes in the society and the development achieved in the material world। जैसे जैसे समय बीतता है, सालों में जो समाज में विकास होता है या जो बदलाव होते हैं, उस बदलाव के समय में
ये रिफॉर्म बहुत जरूरी हो जाते हैं उनके अनुसार करना, और ये हर धर्म में होता है, एक में नहीं. In the material world, in any case, even from the record, it cannot be inferred that the foreigners were spreading Islam religion by converting persons of other religion to Islam. अगर और भी माना जाए, in any case, अदरवाइज भी अगर हम देखें तो इस केस के अंदर जो भी चीजें हैं, इससे यह मतलब नहीं निकाला जा सकता कि जो तबलीगी जमात के जो लोग थे, ये विदेशी जो थे, ये इस्लाम धर्म को फैला रहे थे और दूसरे धर्म के लोगों को उसमें परिवर्तित कर रहे थे, कन्वर्ट कर रहे थे, इस्लाम धर्म में लेकर आ रहे थे. द रिकॉर्ड शोज दैट द फॉरेनर्स वर नॉट टॉकिंग इंडियन लैंग्वेजेस लाइक फ्रेंच एटसेट्रा. और अगर देखा जाए, जो रिकॉर्ड बताता है वो ये कहता है कि ये जो विदेशी थे, ये भारतीय भाषा जैसे हिंदी और उर्दू ये नहीं बोल रहे थे, ये विदेशी भाषाएं बोल रहे थे, जैसे कि अरेबियन और फ्रेंच, ये भाषाएं बोल रहे थे. इन व्यू ऑफ द aforesaid discussion, it can be said that the foreigners may have intention to know the ideas of Tablighi Jamaat about the reformation. अगर देखा जाए तो इसमें सिर्फ यही बात की जा सकती है कि तबलीगी जमात के जो लोग हैं, ये विदेशी जो हैं, जो तबलीगी जमात के जो बदलाव वाले, यानी उसमें सुधार वाले जो आइडियाज हैं, नियम हैं, उनको जानना चाहते थे. ये नहीं कहा जा सकता इसके लिए कि ये किसी दूसरे धर्म के लोगों को उसमें बदल रहे थे. आगे, द एलिगेशंस आर वेरी वेग, बिल्कुल झूठे एलिगेशंस थे in nature, and from the allegations inference is not possible at any stage that they were spreading Islam religion and they were intention of convention. ये जो आरोप लगाए गए बिल्कुल बेबुनियाद और झूठे हैं, और उनकी परिस्थिति से देखने से लगता है कि इससे कहीं भी ऐसा नहीं है कि ये लोग, किसी तरह की कोई संभावना नहीं कि ये लोग इस्लाम धर्म को फैला रहे थे और दूसरे लोगों को इस्लाम धर्म में कन्वर्ट कर गए थे. इट इज ऑल्सो नॉट द केस दैट देयर वाज एन एलिमेंट ऑफ परसुएशन ऑन एनी पॉइंट फ्रॉम दीज फॉरेनर्स. ऐसा कोई भी नहीं है कि इसको बढ़ावा देने के लिए ये विदेशी जो हैं कोई भी काम कर रहे थे, ऐसा कोई सबूत भी नहीं है. तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं, ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश के तहत एक मनगढ़ंत और झूठा केस बनाकर किया गया है. कोर्ट ने बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन आगे दी है, और कोर्ट ने कहा है कि ये जो गोदी मीडिया, तो मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि जो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसने एक जबरदस्त प्रोपेगेंडा चलाया जिसके तहत ये सारी बातें कही गई और ये एक सीन क्रिएट किया गया कि ये सब कुछ जो कोरोना वायरस फैला, इसके लिए जिम्मेदार ये तबलीगी जमात के लोग हैं. बड़ी जबरदस्त तरीके से कोर्ट ने बात की है. मैं उसके कोर्ट के शब्दों में ये बात आपको पढ़ के देयर वाज बिग प्रोपेगेंडा इन प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अगेंस्ट द फॉरेनर्स हु हैड कम टू मरकज दिल्ली, एंड एन अटेम्प्ट वर मेड टू क्रिएट ए पिक्चर दैट दीज फॉरेनर्स वर रेस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग कोविड-19 वायरस इन इंडिया. There was virtually persecution against these foreigners. मतलब इनको इतना प्रताड़ित किया गया, एक तरह से इनकी घृणा इनके खिलाफ ऐसे फैलाई गई कि जो मीडिया है, जो प्रिंट है और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अब मैं कहूंगा कि जो गोदी मीडिया जिसे आप कहेंगे, ये सारा प्रोपेगेंडा उसका था. और उन्होंने ये जो मरकज में लोग आए थे विदेशी दिल्ली में, उन लोगों के खिलाफ एक इन्होंने षड्यंत्र किया कि एक पिक्चर ऐसी बनाई कि यहां पे जो कोरोना वायरस फैला है वो सब कुछ इनका फैलाया हुआ है. और ये सब क्यों किया गया? क्योंकि ये एक राजनीतिक सत्ता के तहत अपनी जो उनकी गलतियां थी, अपनी जो कमियां थी, अपनी जो असफलताएं थी, उनको थोपने के लिए, इन पर, विदेशियों पर थोपने के लिए ये सारा षड्यंत्र रचा गया. कोर्ट ने आगे बहुत बढ़िया शब्दों में कहा, a political government tries to find the
हाँ, ए पॉलिटिकल गवर्नमेंट ट्राइज टू फाइंड द स्केप गॉड, यानी बलि का बकरा, इस पे स्केप गॉड व्हेन देयर इज पेंडेमिक और कैलेमिटी एंड द सर्कमस्टांसेस शोज दैट देयर इज probability that these foreigners were chosen to make them scapegoats, यानी कि ये जो एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये सब कुछ चलाया गया कि उसे इस बीमारी के समय में, इस महामारी के समय में, इन परिस्थितियों में एक कोई चाहिए था जिसे बलि का बकरा बनाया जा सके, और उन्होंने इसके लिए ये जो विदेशी थे इनको चुना कि ये सबसे बढ़िया रहेंगे, इसलिए इनको चुना। The aforesaid circumstances and the latest figures of infection in India shows that such action against present petitioner should not have been taken। जो वर्तमान में जिस तरह से कोरोना वायरस देश में फैला है, ये इस बात को सिद्ध करता है कि इन विदेशियों के खिलाफ इस तरह का कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए था सरकार को, जो इन पर आरोप लगा दिया कि यहां पे कोरोना इन्होंने ही फैलाया है। इट इज नाउ हाई टाइम फॉर द कंसर्न टू रिपेंट अबाउट दिस एक्शन टेकन अगेंस्ट द फॉरेनर्स एंड टू टेक सम पॉजिटिव स्टेप्स टू रिपेयर द डैमेज डन बाय सच एक्शन। और उन्होंने कहा कि यही शायद उचित समय है, सही समय है कि जिस समय जो भी लोग हैं, जो सरकारें जिम्मेदार हैं, वो कुछ ये जो नुकसान कर दिया है, जो बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है, जो नुकसान किया जा चुका है, इस नुकसान की कुछ भरपाई कर सकें। इन विदेशियों के खिलाफ एक सकारात्मक स्टेप उठाने की जरूरत है। और बहुत ही जबरदस्त तरीके से कोट करते हुआ कहा है कोर्ट ने, अतिथि देवो भव, मीनिंग अवर गेस्ट इज अवर गॉड, यानी हमारा मेहमान हमारा भगवान है। यह परंपरा भारत की रही है, यह बहुत पुरानी कहावत है। तो इसके विषय में उन्होंने कहा द सर्कमस्टांसेस ऑफ द प्रेजेंट मैटर क्रिएट ए क्वेश्चन एज टू वेदर वी आर रियली एक्टिंग एज पर अवर ग्रेट ट्रेडिशन एंड कल्चर। जो वर्तमान परिस्थिति हैं उनमें यह सवाल हमारे सामने खड़ा हो जाता है कि क्या हम अपने देश की जो महान परंपराएं हैं, संस्कृति है, उसको वास्तव में मानते हैं, उस पर काम करते हैं, क्या मानते हैं उनको? ड्यूरिंग दिस सिचुएशन क्रिएटेड बाय कोविड-19 पेंडेमिक वी नीड टू शो मोर टॉलरेंस एंड वी नीड टू बी मोर सेंसिटिव towards our guest, particularly like the present petitioner। जो वर्तमान में कोविड-19 की स्थिति है, इन कोविड-19 यानी कोरोना महामारी के समय हमारी जरूरत है कि हम ज्यादा सहनशीलता दिखाएं और ज्यादा इनके प्रति संवेदनशील हों। ये जो हमारे मेहमान हैं, पर्टिकुलरली ये जो प्रेजेंट पिटिशनर हैं, इनके साथ हमें इनकी मदद करनी चाहिए, इनके साथ सेंसिटिव होना चाहिए। The allegations made show that instead of helping them, we lost them in jails by making allegations that they are responsible for violation of travel documents, they are responsible for spreading of virus etc। ऐसे समय में जो इन पे आरोप लगाए गए हैं कि इन्होंने कोरोना वायरस फैलाया और इन्होंने जो वीजा नियमों का उल्लंघन किया, हमें इनके प्रति ज्यादा संवेदनशील होना चाहिए था। हम वो तो हुए नहीं, बल्कि इन्हें हमने जेलों में डाल दिया। ये हमारी परंपरा, ये जो स्थिति है, ये बहुत भयानक स्थिति है। और जो कोर्ट ने जिस तरह से एक एक चीज को सब लोगों को बताया, उसके पीछे कारण कि आखिर इनको निशाना क्यों बनाएगा, ये जो विदेशी हैं इनको निशाना क्यों बनाएगा, कोर्ट ने उसका कारण भी बताया कि क्या कारण रहा कि इन विदेशियों को, विदेशी मुसलमानों को जो मरकज में आए थे, इन्हीं को निशाना क्यों बनाएगा, कारण बताया। और वो कारण मैं आगे पढ़ता हूं, जो कहते हैं कि जो बैकग्राउंड है, यानी जो इस के पीछे जो गंदी मानसिकता है, दूषित मानसिकता है, वो क्या थी। तो कोर्ट ने कहा
there were protests by taking procession, holding dharna at many places in India from at least from prior to January 2020. Most of the persons participating in the protest were Muslim. कोर्ट ने बताया कि इसके पीछे जो है कारण क्या है कि जनवरी 2020 से पहले ही देश में आंदोलन चल रहा था, धरना चल रहा था, और जिस धरने में अधिकतर मुस्लिम लोग भाग ले रहे थे. इट इज देयर कंटेंशन दैट द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2090 इज डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट द मुस्लिम. और जो लोग ये धरना कर रहे थे उनका यह मानना था कि जो सीएए का एक्ट है 2019 का, वो मुसलमानों के प्रति भेदभाव करता है. They believe that Indian citizenship will not be granted to Muslims, refugees and migrants. They were protesting against national registration of citizenship. यानी कि उनका मानना था कि विश्वास था उनका कि जो सिटीजनशिप है इंडिया की, वो जो मुस्लिम रिफ्यूजी हैं और जो माइग्रेंट हैं उनको नहीं मिलेगी. इसीलिए वो एनसीए और एनआरसी का विरोध कर रहे थे. इट कैन बी सेड दैट ड्यू टू द प्रेजेंट एक्शन टेकन फियर वर क्रिएटेड इन द माइंड्स ऑफ दोज मुस्लिम. और ये जो एक्शन लिया गया है ये इसलिए लिया गया है कि जो वो मुसलमान हैं उनके दिमाग में डर बैठाया जा सके, डर पैदा किया जा सके. दिस एक्शन indirectly gave warning of Indian Muslims that action in any form and for anything can be taken against Muslim. और ये जो एक्शन लिया गया है ये परोक्ष रूप से, इनडायरेक्टली, ये जो धमकी देने के लिए मुस्लिम, जो भारत के मुसलमान हैं, उनको ये धमकी देने के लिए, उनको ये चेतावनी देने के लिए लिया गया है कि तुम्हारे खिलाफ किसी भी समय, किसी भी तरह से कोई भी एक्शन लिया जा सकता है. इट वॉज इंडिकेटेड दैट इवन फॉर कीपिंग कॉन्टैक्ट विद मुस्लिम्स ऑफ अदर कंट्रीज एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट देम. और यह भी कहा गया कि अगर, यहां तक कि तुम अगर विदेशी जो मुसलमान हैं, जो बाहर के जो देश हैं, उन मुस्लिम देशों से भी अगर तुम संबंध रखोगे तो भी तुम्हारे खिलाफ एक्शन लिया जाएगा. दस देयर इज अ स्मेल ऑफ मैलिस. इसलिए ये एक दुर्गंध है, एक षड्यंत्र की, एक गंदी राजनीति की, एक दूषित मानसिकता की, टू द एक्शन टेकन अगेंस्ट दीज फॉरेनर्स एंड मुस्लिम्स फॉर देयर एलिज एक्टिविटीज. तो जो ये विदेशी जो मुस्लिम हैं और भारत के जो मुस्लिम्स हैं उनके खिलाफ सोची समझी एक साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत ये एक्शन लिया गया उनकी गतिविधियों के खिलाफ. द सर्कमस्टांसेस लाइक मैलिस इन इज इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन व्हेन रिलीफ इज क्लेम्ड ऑफ क्वेश्चनिंग ऑफ एफआईआर एंड द केस इटसेल्फ. और जिस समय इस केस की एफआईआर को क्वेश्चन करना और एफआईआर को और केस को खत्म करने के लिए जो हमारे सामने पिटीशन है, उस समय ये क्या गंदी मानसिकता इसके पीछे रही है, इसको देखना बहुत ही जरूरी है, इसको डिसाइड करते समय. दस द कोर्ट कंक्लूडेड. इसलिए कोर्ट ने ये कंक्लूड किया कि जो विदेशी नागरिक हैं, एक्शन अगेंस्ट द फॉरेन नेशनल्स कैन बी इन्फर्ड एज मैलिस. ये गंदी मानसिकता के तहत इनके खिलाफ वो लिया गया और इसलिए कोर्ट ने ये सारी एफआईआर खत्म कर दी. तो मैं समझता हूं इसके बाद में आप सबको समझ में आ जाना चाहिए कि कोर्ट ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि सीएए और एनआरसी के जो आंदोलन चल रहा था पूरे देश में, उसके तहत मुसलमानों को सबक सिखाने के लिए जो उसमें ले रहे थे उनके खिलाफ, और ये जो विदेशी थे ये उनको बलि का बकरा के रूप में मिल गए, ये एक्शन लिए गए, उनको जेल में भेजा गया. जिन लोगों की हमें सेवा करनी थी और ऐसे भयंकर समय में उन पर ध्यान देना था, उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेके मुसलमानों को डराने की यह साजिश की गई. और केवल यही नहीं है, मैं इसके साथ ही कोर्ट को
दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। हर किसी को कोर्ट को धन्यवाद देना चाहिए कि कोर्ट ने इतने ईमानदारी से, इतने तरीके से एक एक चीज को पूरी तरह से क्लियर करके, और यही नहीं, जून 2020 में मद्रास हाईकोर्ट में भी तबलीगी जमात के जो लोग थे उनके खिलाफ जो एफआईआर थी, केस थी, और उनको खत्म किया और कहा कि इन्होंने बहुत भुगत लिया, अन्याय हुआ है, इस तरह से केस खत्म हुए। तो अब आप समझ रहे हैं, ये बात हम लोग पहले से कह रहे हैं और आप सब भी जानते हैं कि यह पूरा षड्यंत्र था। इसी षड्यंत्र के तहत दिल्ली में जो दंगे करवाए गए, सीए आंदोलन जो हुआ, सीए एनपीआर और एनआरसी का जो आंदोलन था, और उस दंगों में आप देखिए कि जिनको मारा गया, मुस्लिम समाज को मारा गया, और उन्हीं लोगों को अधिकतर उस केस में, उन एफआईआरों में गुनहगार, ये सब पूरी सोची समझी साजिश के तहत है। और यही नहीं साथियों, इसी साजिश के तहत, इसी तरह की जो साजिश चल रही है, तो डॉक्टर कफील खान साहब हैं जिन्होंने इतना बड़ा काम किया, इतनी सेवा की, और बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में जिस तरह से उन्होंने बच्चों की जान बचाई, उनकी पूरी टीम ने जिस तरह से 54 घंटे लगातार बिना रुके काम किया और अपनी जेब से पैसे लगा के 500 ऑक्सीजन के सिलेंडर मंगाए, और जिसमें एक कमेटी भी बनाई गई, कमेटी ने उन्हें पूरी तरह से बरी कर दिया, उस सब के बावजूद भी उन्हें जेल में ठूसा गया। और यही नहीं, ये षड्यंत्र जो है एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी, विशेष के मुस्लिम, या सीधे शब्दों में कहूं दलित और मुस्लिमों के खिलाफ बड़े, जो और भी कोई साथ दे रहा है, चाहे सवर्ण समाज का कोई व्यक्ति हो, उनको भी लपेटा जा रहा है, उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है। जैसा आप देख सकते हैं कि भीमा कोरे गांव का जिस तरह से जबरदस्त तरीके से इन्होंने षड्यंत्र बना के और उन इतने लोगों को जेल में ठूस रखा है, जिसमें आनंद तेल तुमड़े साहब हैं, जिसमें सुधा भारद्वाज सवर्ण है, उस सबके बावजूद भी आदिवासियों के लिए काम कर रही थी। और मैंने बार बार कहा, फिर इस बार को बताता हूं कि जो छत्तीसगढ़ में 15 लोगों को मारा गया था, करीब 6-7 साल पहले पुलिस द्वारा मारा गया था, उन बिल्कुल फर्जी एनकाउंटर है। और जस्टिस गुप्ता ने जो 6 साल बाद रिपोर्ट दी, उन्होंने कहा कि जो था एक नहीं है, कितने हैं, गोंजाल्विस और कितने ही लोग हैं जिनको जेल में बंद कर रखा है। इसी तरह से कितने लोगों को मरवाया गया। 4 नाम तो आपके सामने ही हैं, जो गौरी लंकेशकर का हो, दबोलकर जी का हो, पंसारे का हो, नरेंद्र, मतलब जो इस तरह से इन्होंने किया है, ये जो नंगा नाच ये सब कर रहे हैं। और यही नहीं, आप देखिए षड्यंत्र के तहत एक और अभी जो प्रशांत भूषण जी का जो मुकदमा चल रहा है, मतलब हर तरह से जो सच बोलने वाले हैं, जो इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाले हैं, जो इस देश में न्याय की लड़ाई के लिए लड़ने वाले हैं, जो अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और सरकारों की गुंडागर्दी के खिलाफ सीना तान के खड़े हैं, उनका गला दबाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में ही वो प्रशांत भूषण साहब के खिलाफ जो आप देख रहे हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो मुकदमा चल रहा है, बिल्कुल बेगुनाह व्यक्ति हैं। 2 ट्वीट्स को कह रहे हैं कि इनके 2 ट्वीट्स ने जो संविधान की, जो लोकतंत्र के एक बुनियादी वो है महल है, उसको हिला दिया, यानी सुप्रीम कोर्ट की जो बुनियाद, उसको हिला दिया 2 ट्वीट्स ने। इस तरह की बातें की जा रही हैं, जबकि उन्होंने कहा है कि जो मेरा संविधान में जो मेरा कर्तव्य है, एक वकील के नाते जो मेरा फर्ज है, मैं उसे निभा रहा हूं और कोर्ट का ध्यान दिला रहा हूं कि किस तरह की दिक्कतें हो रही है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है और जो जरूरी मुकदमे हैं उनको सुना जाना चाहिए। मैं तो वो काम कर रहा हूं, जगाने का काम कर रहा हूं, लेकिन उन पर आरोप लगाया जा रहा है कि आप कंटेम्प्ट कर रहे हैं। और कंटेम्प्ट में आप देखा उनकी जो है, जिस तरह से उनको दोषी ठहराया गया, ये प्रशांत भूषण को दोषी नहीं ठहराया गया, ये सारे बोलने वाले उन सबको दोषी ठहराया गया। ये उन सबकी सजा होगी, ये उन की कोशिश है। ये जो सुधा भारद्वाज को जेल है, इन लोगों ने किया क्या? इन लोगों ने समाज को जगाने की कोशिश की, इन लोगों में समाज में जागृति पैदा करने की कोशिश की, लोगों को कहा कि अपने अधिकारियों के लिए जागो। तेल तुमड़े साहब ने तो, आनंद तेल तुमड़े साहब ने तो जिस समय वो जेल में गए तो उस समय उन्होंने कहा इसी साल 14 अप्रैल को कि कम से कम अपनी बारी आने तक तो बोलोगे। मैं ही वही बात आप सब लोगों से कहना चाह रहा हूं कि कब बोलोगे, कब तक चुप रहोगे, कब तक अन्याय सहते रहोगे, कभी आंखें नहीं खोलोगे क्या? किससे डर लगता है तुम्हें? क्यों नहीं बोलोगे? बोलने वाले कितने लोग तुम्हारे साथ में खड़े हैं, चाहे वो प्रशांत भूषण हो, चाहे वो पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, चाहे वो रविश कुमार जी हो, चाहे वो अभिषेक शर्मा हो, चाहे उर्मिलेश जी हो, चाहे आरफा खानम शेरवानी हो,
चाहे भाषा सिंह जी हों, चाहे ये जजेस हों बॉम्बे हाई कोर्ट के, चाहे मद्रास हाई कोर्ट के जजेस हों, चाहे गुजरात हाई कोर्ट के जजेस हों, चाहे दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस एस मुरलीधरन साहब जिनका तबादला कर दिया गया, एक नहीं है, न जाने कितने लोग हैं, कितने ही नाम हैं जो हक की लड़ाई के लिए बात कर रहे हैं, जो ईमानदारी की बात कर रहे हैं, जो सच के लिए खड़े हैं, सीना तान के खड़े हैं। देखते हैं ये सरकार कितनों को गोली मारेगी, कितनों का मुंह बंद करेगी, कितनों की गर्दन काटेगी। किस बात के लिए डरना है? आज मैंने जो आपके सामने बात रखी है, ये पूरी सोची समझी साजिश के तहत इनको, दलितों को, मुस्लिमों को, अकलियत के जो लोग हैं, जो बैकवर्ड लोग हैं या जो सच्चाई की बात करते हैं, उनको टारगेट किया जाता है बहुत सोची समझी साजिश के तहत। और ये जो कोविड है, मैं समझता हूं जितना कोविड है उससे कहीं ज्यादा इसका डर फैलाएगा, और उसके पीछे, उस डर के पीछे सरकार ने ऐसे ऐसे काम करे, पूरे देश को बेच दिया, किसानों को बर्बाद करने के लिए, किसानों की जमीन उनके हाथों से छीनने के लिए 3 अध्यादेश लाई है। एक जिसमें कि जो आवश्यक कानून है, वो इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो है, उसके तहत जो कुछ अनाज वगैरह है जिनका एक सीमा से ज्यादा आप भंडारण नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, स्टॉक नहीं कर सकते, उसको खत्म कर दिया, चाहे जितना करो। इसके अलावा जो मंडी व्यवस्था उसको बर्बाद करने की बात कर रहे हैं। इसके बाद वो ठेके प्रथा के माध्यम से जो कॉर्पोरेट है उनको ही जमीन देने की तैयार करी। इस तरह से जो 3 अध्यादेश लाई है सरकार। बताइए, जब कोरोना का महामारी का संकट चला और आज जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं, लगभग 31-32 लाख वो केस हो चुके हैं, और लगभग 56,000 के लगभग 57,000 के लगभग लोग मारे जा चुके हैं। उस समय ये सारी की सारी चीजें चल रही हैं। सरकार इसके पीछे ये काम कर रही है। इसके पीछे बैंकों को बेच दिया। 4 बैंक जिनको बेचने जा रही है सरकार, वो महाराष्ट्र बैंक है, IDBI बैंक है, यूको बैंक है, और इसके अलावा एक और बैंक है। 4 बैंक, मतलब क्या नहीं सब बर्बाद कर दिया सरकार ने। बेरोजगारी चरम पर, महंगाई चरम पर, लेकिन वो अपने उद्देश्य के लिए, अपने गंदे उद्देश्यों के लिए, गंदी नीति और गंदे इरादों के लिए टारगेट करती है लोगों को। मैं समझता हूं बॉम्बे हाई कोर्ट का ये जो जजमेंट है, ये जजमेंट इस देश के जो लोग हैं उनकी आंखें खोलने के लिए, दोनों जो अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं उसमें शामिल हैं, जो जाति विशेष को, धर्म विशेष को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए भी कि समझ जाओ, सुधर जाओ, ये तुम्हारे लिए सही समय है। इतना नुकसान जो किया, देश का अपमान किया। आप जरा सोचिए कि जिनको तुमने वीजा दिया, वीजा किसने दिया? सरकार ने दिया ना वीजा। वीजा किसी और ने तो दिया नहीं, किसी व्यक्ति ने तो दिया नहीं, सरकार ने दिया वीजा। पूरी शर्तों को देख के दिया, और उसी वीजा के बाद वो आए, उन्हें अनुमति मिली तब आए। और यही नहीं, उनका जब एयरपोर्ट पे बाकायदा उनकी थर्मल स्कैनिंग की गई, उनको जब नेगेटिव था तभी उनको अंदर आने दिया गया। अगर पॉजिटिव होते तो वहीं उनको बंद नहीं करते, क्वारंटाइन नहीं करते, हॉस्पिटल में भेजते। वो नेगेटिव थे तब उनको जो आने दिया, और आप उन्हीं पे आरोप लगा रहे हैं। अपनी कमियों, अपनी निकम्मेपन, अपनी नाकामियों और अपनी जितनी भी बदतमीजियां हैं, उन सब का आरोप आप उन विदेशी, बेगुनाह विदेशियों पर और मुस्लिम को टारगेट करके एक तीर से 3-4 निशाने आप करके चल रहे हैं। वही कोर्ट ने कहा है। मैं आखिर में आपसे कहूंगा, बल्कि मैं आपके सामने मैं कहना चाहूंगा कि कोर्ट को बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, देश के लोगों को हार्दिक बधाई। और उनसे भी कहना चाहूंगा कि जो अपनी जुबान बंद किए बैठे हैं, सड़क पर आने को तैयार नहीं है, निकलो बाहर, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। इन गद्दारों के खिलाफ संघर्ष करना पड़ेगा, नहीं तो सब कुछ खत्म हो ही चुका है, जो रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। और ऐसे जजेस सब लोग हैं इस संघर्ष में, हम और आप अकेले नहीं, बहुत लोग हैं। इसलिए बाहर आओ, संघर्ष करो, और फिर से अदालत को, ऐसे जजों को नमन जो सच्चाई के लिए, न्याय के लिए आज भी जिनकी रीढ़ की हड्डी जिंदा है, मजबूत है, और जो खड़े हैं, बोल रहे हैं और कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, नमो बुद्धाय, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, गुड आफ्टरनून।